गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आपने जीएसटी की अमेंडमेंट का पहला पार्ट देख लिया होगा, तो हम यहाँ जीएसटी की अमेंडमेंट का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट भी आपको सिमिलरली आगे फ्यूचर में मिल जाएंगी। तो हम आ जाते हैं जीएसटी की अमेंडमेंट्स के अंदर। हमने आपको करवा दिया था इसका पहला पार्ट, जिसमें हम आई थिंक रजिस्ट्रेशन चैप्टर तक के कर चुके थे। अब हमें आज इनवॉइस चैप्टर शुरू करना है। इनवर्स चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं। क्या है अमेंडमेंट आपको बता देता हूं। पहली अमेंडमेंट ये है जो किसी काम की नहीं है, एग्जाम में मुझे नहीं लगता आएगी। ये क्या है, ये मैंने जो पूरा पेज स्क्रीनशॉट डाला है आईसीआई के एसएम का, ये क्या चीज है। आईसीआई बोलता है या हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए आपके इनवॉइस में। जैसे कि आपका जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रेसिपिएंट का नाम, जीएसटी नंबर वगैरह, ये सब होना चाहिए। एचएसएन कोड ऑफ द गुड्स, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द गुड्स, रेट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स, ये सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए इनवॉइस में। ये सब आपको पता ही है। ये लगभग 16-17 पर्टिकुलर्स होते हैं जो एक इनवॉइस में होने मैंडेटरी होते हैं, ये आपको पता है। अब इसमें चेंज क्या है, एक ये छोटा सा ये चेंज किया है, और ये भी चेंज जो है वो किसके लिए किया है, ये भी चेंज किया है या तो देखो लिखा रखा है ईसीओ वालों के लिए, या वो चेंज किया है ओआईडीएआर सर्विसेज। ओआईडीएआर होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्रीवल सर्विसेज। ये सर्विसेज वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, गूगल वगैरह की सर्विस होती है, यूट्यूब वगैरह की सर्विस होती है जो ऑनलाइन आप वेबसाइट यूज करते हो। इस केस में क्या है कि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता है। जो रेसिपिएंट होता है अनरजिस्टर्ड होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम अनरजिस्टर्ड है, हम गूगल की सर्विस यूज करते हैं। तो इस केस में क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी हो, जैसे मेरे पास यूट्यूब प्रीमियम है। अब यूट्यूब क्या करता है, मेरा बिल जो है क्या कहते हैं बनाता है। तो यूट्यूब बिल बनाता है मेरे नाम पे, मैं अनरजिस्टर्ड हूं। तो यूट्यूब को क्या करना है, यहां पर इन्होंने लिख रखा है शेल। यूट्यूब को क्या करना पड़ेगा, नेम, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस विद इट्स पिन कोड लिखना पड़ेगा, और नेम ऑफ स्टेट भी उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये इसलिए मेंशन करवाया जा रहा है ताकि हमें पता लग सके कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर पता लग जाएगी तभी पता लगेगा कि भाई वो जीएसटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा। अब मैं यूजर हरियाणा का हूं तो हरियाणा को पैसा मिलेगा। तो इसीलिए इनको ये बोला जा रहा है कि YouTube प्रीमियम को क्या करना है, YouTube वालों को या गूगल वालों को या फेसबुक वालों को, अब मैं इंस्टाग्राम पे एड्स चलाता हूं तो उसका बिल बनता है। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे पैसा ऐड करता हूं उसका बिल बनता है, और जो बिल बनता है तो वहां पर वो क्या करते हैं, मेरा नाम, एड्रेस, नंबर वगैरह वो सारा मेंशन करते हैं। तो बस यहां पर यही क्लैरिफिकेशन आई है कि गूगल, इंस्टाग्राम, ये लोग जब भी बिल बनाएंगे तो रेसिपिएंट का नेम, नंबर, उसका रेसिपिएंट का पिन कोड, रेसिपिएंट का एड्रेस वो मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस पे। छोटी सी अमेंडमेंट है, कोई इसका क्वेश्चन आने के कोई चांस मुझे नहीं लगते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है, इसके ऊपर क्या पता कोई केस स्टडी बनाकर पूछ ले, बट ये भी बकवास सी अमेंडमेंट है। मतलब एक सर्कुलर है, ये कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस एक क्लैरिफिकेशन है। क्या क्लैरिफिकेशन है, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो उसके ऊपर ई इनवॉइस लग जाता है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरी टर्नओवर वैसे 5 करोड़ से कम है, आपको बता दूं, लेकिन कल को मान लो मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर भी होती है तो मेरे ऊपर ई इनवॉइस लग जाएगा। ये बेटा ध्यान रखना, आपके अटेम्प्ट के लिए 5 करोड़ की लिमिट लगेगी ई इनवॉइस की। अगर आपकी 17-18 से लेकर आज तक किसी भी साल में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक ई इनवॉइस। ई इनवॉइस विल बी कंपल्सरी टू यू। ई इनवॉइस लग जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मैं सर्विस दे रहा हूं किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। मैं सर्विस दे रहा हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वो भी ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि रजिस्टर्ड है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। रजिस्टर्ड है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। मतलब गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, एग्जांपल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैं सर्विस दे रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मैं उसकी ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं उसको सर्विस दे रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को क्या ई इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना। मैं आपको बता दूं, ई इनवॉइस उसको बनाना पड़ता है जिसकी टर्नओवर ज्यादा हो 5 करोड़ से। मेरी टर्नओवर मान लीजिए ज्यादा है 5 करोड़ से, तो मेरे को क्या ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ई इनवॉइस वहां बनाना पड़ता है जहां बी टू बी सेल हो। कौन सी सेल हो, बी टू बी। बी टू बी मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है तो ही ई इनवॉइस बनता है, अदरवाइज ई इनवॉइस नहीं बनता। तो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा जब भी मैं सर्विस दूंगा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। अब क्वेश्चन ये क्यों उठा,
क्वेश्चन ये इसलिए उठा कि ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कोल इंडिया हो गया, तो ये सारे लोग अगर रजिस्टर्ड हैं तो इनको B2B माना जाएगा या B2C माना जाएगा। देखो मैं तो रजिस्टर्ड हूं ही, तो मेरे को तो B माना जाएगा। अब इनको B2C माना जाएगा या B2B माना जाएगा, क्वेश्चन ये है। ये लोग रजिस्टर्ड हैं तो इनको B2B माना जाएगा बेटा, B2C नहीं माना जाएगा। और अगर B2B माना जाएगा तो इसलिए यहां पर ई इनवॉइस अप्लाई हो जाएगा। तो मैं दोबारा समझाता हूं, ये क्या हुआ कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जब भी सर्विस देगा किसको, गवर्नमेंट को, जब भी गवर्नमेंट को सर्विस देगा तो गवर्नमेंट अगर अनरजिस्टर्ड है फिर तो B2C माना जाएगा और ई इनवॉइस नहीं बनाना। अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर वो क्या माना जाएगा, B2B, और वहां ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है तो B2B माना जाएगा और उसको फिर ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। जब भी कोई बंदा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो वहां ई इनवॉइस बनेगा, अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है तो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, फर्क नहीं पड़ता कि वो रजिस्टर्ड टीडीएस काटने के लिए हुआ है या खुद कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है इसलिए रजिस्टर्ड हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो रजिस्ट्रेशन का रीजन क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, कि उसने जीएसटी नंबर क्यों लिया इसका रीजन क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो रजिस्टर्ड है ना। अगर वो रजिस्टर्ड है तो ये B2B है, B2B है तो यहां पर ई इनवॉइस लग जाएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन है। मैं ऊपर से आपको रीड भी करा देता हूं, देखो क्या लिख रखा है कि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या कोई एस्टैब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है या कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो रजिस्टर्ड होते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, अदरवाइज वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे होते। अगर वो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है तो भी जो है क्या कहते हैं, उनको रजिस्टर्ड, दे आर ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पर्सन, उनको रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। और उस केस में अगर कोई बंदा उनको सप्लाई करेगा तो वहां पर रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस, ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए मैंने नीचे जो है यहां डायग्राम बना दिया है, आप डायग्राम से पढ़ लो। ऊपर वाला मैटर आपको इसलिए पढ़ना है ताकि एग्जाम में 4 नंबर का अगर थ्योरी का क्वेश्चन आए तो आप लिख पाओ, वरना समझने के लिए आप डायग्राम यूज करो। आगे चलते हैं बेटा, यहां तक भी हमारा जो है पेट नहीं भरा, हमने एग्जाम्पल भी बना दिया आपको समझाने के लिए। तो एग्जाम्पल देखो क्या बना रखा है, निखिल मुंजाल एक सप्लायर है जिसकी टर्नओवर 7 करोड़ है, आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए एक दिन, तो 7 करोड़ में टर्नओवर हो जाए और 23-24 में 7 करोड़ टर्नओवर है, मतलब पिछले साल में, तो इस साल जो भी मैं सप्लाई करूंगा मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ई इनवॉइस। अब 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मान लो मैं सप्लाई करता हूं पीएसयू को, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को जो रजिस्टर्ड है, तो क्या यहां ई इनवॉइस लगेगा, क्या यहां पर जो है ई इनवॉइस बनेगा। ये थोड़ा गलत लिख दिया कि इज टीडीएस एप्लीकेबल, नहीं, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं पूछना, या क्या पूछना है, इज ई इनवॉइस एप्लीकेबल। तो ये ठीक कर लो, इज ई इनवॉइस एप्लीकेबल। पहले केस में यस ई इनवॉइस, आंसर नीचे लिख ही रखा है तो आंसर लिख देते हैं, यस ई इनवॉइस लग जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड B2B हो जाएगा, B2B हो जाएगा तो ई इनवॉइस लग जाएगा। तो रजिस्टर्ड है तो इसलिए जो है यहां पर B2B हो जाएगा और अपना ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। दूसरा है, अगर मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दी जो कि रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, भाई चाहे कैसे भी रजिस्टर्ड हो, चाहे टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड हो, कैसे भी रजिस्टर्ड हो, उसको B2B माना जाएगा और ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो दोनों केस में ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ आ गया एग्जांपल। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू वगैरह, तो इसलिए ये करके जाना। अगला बेटे खुशखबरी है आपके लिए, बेटा खुशखबरी, डायनेमिक क्यूआर कोड का एक टॉपिक था। डायनेमिक क्यूआर कोड का तो टॉपिक अभी भी सिलेबस में है, 500 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होती है तो डायनेमिक क्यूआर कोड बनाना पड़ता है, वो तो अभी भी सिलेबस में है। लेकिन डायनेमिक क्यूआर कोड को फॉलो कैसे करें, तो उसका एक थ्योरी का टॉपिक था कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक मशीन लगानी पड़ेगी जो डायनेमिक क्यूआर कोड बना के देगी, या फिर अगर प्रीपेड बिल है तो बिल में मेंशन करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी रिक्वायरमेंट आईसीआई ने आपके सिलेबस से हटा दी है। तो ये टॉपिक मैंने डिट्टो आपकी बुक से उठाया है। तो आपकी जो बुक होगी, जो आपको मिली हुई होगी इनवॉइस चैप्टर की, उस बुक में ये वाला टॉपिक होगा। इस टॉपिक को आप काट दीजिएगा, ऐसा काट दीजिए कि उसकी शक्ल ना दिखे। और हाँ, ये ध्यान रखना, इतना मत काट देना कि पिछला पेज भी फट जाए, तो ऐसा मत कर देना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक यहां तक काट दिया है, तो यहां तक ये टॉपिक काट दिया है। तो डायनेमिक क्यूआर कोड कंप्लाई किसको करना है, कैसे करना है,
किसको करना है, ये तो सिलेबस में है 500 करोड़ वाले को करना है, कैसे करना है वो काट दिया है। तो ये टॉपिक यहां तक जो है काट दिया है, घर जाके इसको अपने आप क्रॉस कर लेना। इनवॉइस चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर शुरू, पेमेंट चैप्टर पे आते हैं। पेमेंट चैप्टर पे बेटा 2 अमेंडमेंट है, बल्कि 2 भी नहीं, मैं बोलूंगा अमेंडमेंट तो 1 है। ये वाला पार्ट तो मैंने आपको शायद क्लास में करवा रखा होगा, अब मुझे ध्यान नहीं है मैंने कराया नहीं कराया, इसलिए मैंने यहां डाल दिया। आप बता देना करवाया तो इसको नहीं कराऊंगा। पहले जो नया नहीं करवाया, जो नया पार्ट है पहले वाला, वो करवा देता हूं। पहले वाला पार्ट करने के लिए एग्जाम्पल से करेंगे, कोई भी चीज अपन करेंगे एग्जाम्पल से, थ्योरी हम पढ़ते ही नहीं होते। एग्जाम्पल है बेटा ये रहा, बिट्टू एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, मतलब जीएसटी नंबर है बिट्टू के पास, इज रिक्वायर्ड टू फाइल 3B। मार्च की 3B भरनी है बिट्टू को बेटा, मार्च की 3B भरने की लास्ट डेट पता कब होती है, 20 अप्रैल। क्या बात है। ही डिपॉजिटेड रिक्वायर्ड 1 लाख रुपीज इन ई कैश लेजर। बिट्टू ने क्या किया, उसको 20 अप्रैल को 3B भरनी थी, 20 अप्रैल को उसको 3B भरनी थी, और उसने 20 अप्रैल से पहले पहले ई कैश में पैसा जमा करा दिया जो उसको टैक्स भरना था। तो बेटा मार्च की 3B भरनी है, ये आ गया आपका मार्च। इसकी 3B भरने की लास्ट डेट होती है भाई 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से पहले 3B भरनी थी, यहां पे 3B भरनी थी। अब पता है क्या हुआ बच्चों, 3B भरने से पहले आपको पता है क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, ई कैश लेजर में पैसा ऐड करना पड़ता है, तभी 3B सबमिट होती है। तो इसको 1 लाख रुपए का टैक्स भरना था इस बंदे को, और इसने 1 लाख रुपए 18/4 को ई कैश में 1 लाख रुपए ऐड करके छोड़ दिए। 20/4 को 3B भरनी थी, 18/4 को 1 लाख रुपए ऐड करके छोड़ दिए। सही किया, बढ़िया किया। ऐसा ही होता है, मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। मैं 1 दिन पहले क्लाइंट को बोल देता हूं पैसे ऐड कर देते हैं ई कैश लेजर में, और फिर मैं 3B सबमिट कर देता हूं। लेकिन बेटा वो 20/4 को चला गया सिंगापुर घूमने, और वो 3B भर नहीं पाया, भूल गया 3B भर नहीं पाया, सबमिट नहीं कर पाया। तो सिंगापुर से वापस आया वो 25 तारीख को बेटा, 25 तारीख को वापस आया, और 25 तारीख को उसने 3B भरी। तो थोड़ी दिन लेट हो गया भाई, और 25 तारीख को 3B भरी, 3B भरनी थी, यहां पर भर नहीं पाया, भरी है 25 तारीख को। तो बेटा सेक्शन नंबर 50 होता है इंटरेस्ट का, 50 का सबसेक्शन 1 होता है इंटरेस्ट का, जो बोलता है 18% का इंटरेस्ट लगता है पर एनम। तो बेटा 3B भरनी थी 20/4 को, भरी है उसने 25/4 को, 21, 22, 23, 24, 25, क्या 5 दिन का 1 लाख रुपए के ऊपर 18% 5/365, क्या ये इंटरेस्ट लग जाएगा बच्चों? लग जाता था, पहले तक लग जाता था, लेकिन अब आईसीआई ने नहीं, गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन निकाली। और क्या क्लैरिफिकेशन निकाली, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 3B की ड्यू डेट से पहले पैसा ई कैश में डाल के रख देते हो, अरे ई कैश में आ गया ना, तो हमारे पास आ गया, गवर्नमेंट के पास आ गया, चाहे आपने 3B सबमिट नहीं की, हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप पैसा ई कैश में डाल के रख देते हो तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो देखो क्या लिखा है यहां पर, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन कहता है कि भाई इज ही लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन 1 लाख रुपए फ्रॉम 21 से लेकर 24 तारीख तक, 25 तारीख तक। द आंसर इज नहीं, उसको जो है क्या कहते हैं, नहीं, इधर आंसर लिख देता हूं मैं, नो, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ई कैश में उसने रिक्वायर्ड पैसा जमा कर दिया था, बिकॉज ही हैज डिपॉजिटेड रिक्वायर्ड मनी इन ई कैश। बेटा मेरी राइटिंग गंदी हो सकती है, दिल बड़ा साफ है, आप लोगों के लिए बढ़िया नोट्स बनाए हैं, इसलिए जो है राइटिंग की बेइज्जती मत करना। बच्चे आज तक राइटिंग की बेइज्जती करते हैं। जब भी ऑनलाइन वाले बच्चों का फोन आता है, कहते हैं सर ढंग से लिखा करो, हमारे को समझ ही नहीं आता क्या लिख रहे हो। तो भाई कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ के बता देता हूं। नो, because he has deposited the required money in e-cash ledger, hence no interest will be applicable। और ये अमेंडमेंट आई है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस हैं, क्योंकि पेमेंट चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट है ढंग की। हाँ जी, हाँ लेट फीस तो लगेगी, रिटर्न आपने लेट भरी है, 3B लेट भरी है, लेट फीस तो लगेगी। बट लेट फीस का भी खुशखबरी ये है, वो भी याद नहीं करनी, वो भी सिलेबस से हटा दिया आईसीआई ने। तो बहुत अच्छी बात है, लेट फीस कोई भी याद नहीं करनी, 3B, GSTR 7, GSTR 8, किसी की भी लेट फीस याद नहीं करनी। रिटर्न चैप्टर में बताऊंगा, ये अमेंडमेंट जानने के लिए बने रहे मेरे साथ।
ठीक है, तो लेट फीस लगेगी जरूर, लेकिन वो भी सिलेबस से हट गई है, हमें वो भी याद नहीं करनी। हाँ जी, ये वाला तो अलग अमेंडमेंट है, ये अभी बताऊंगा आपको, ये अलग अमेंडमेंट है, ये बताऊंगा। ऊपर वाला एग्जांपल इतना ही है। हाँ, पीडीएफ में नहीं है, लिख लो, वो बाद में मैंने एडिट करके डाला है। तो पीडीएफ में नहीं है तो लिख लो कहीं पे, नीचे लिख लो, नीचे बहुत सारा स्पेस है, या ऊपर लिख लो कहीं पे, ये अलग अमेंडमेंट है। ठीक है, कोई नहीं, भी समझाता हूं मैं। तो मैंने कहा कि भाई, तो पहले मैं ऊपर वाली अमेंडमेंट पढ़ा देता हूं, बाद में लिख लेना इसको। ऊपर वाली अमेंडमेंट पढ़ा देता हूं, जो भी सीखी है। क्या सीखा है हमने कि अगर ई कैश लेजर में पैसा जमा करा दो, कब से पहले बेटा, कब से पहले, कब से पहले 20 तारीख, जो भी रिटर्न 3B की डेट होती है उससे पहले पहले जमा करा दो, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। देखो क्या लिख रखा है, देखो लिख रखा है, वेयर अमाउंट क्रेडिट इन द ई कैश लेजर, जमा करा देते हो आप बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न से पहले, और बट इज डेबिटेड, लेकिन आप पेमेंट करते हो बाद में, बट इज डेबिटेड आफ्टर ड्यू डेट, पेमेंट करते हो बाद में, अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट निकालते टाइम उस अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसका मतलब उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंग्लिश में तो ये है, और इसको सीखने के लिए आसान भाषा में मैंने एग्जांपल बना दिया और आपको समझा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली अमेंडमेंट। जो अगली अमेंडमेंट है वो मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा, मतलब आई डोंट नो कि आपको करवाया नहीं करवाया, जहां तक मेरे को याद है मैंने क्लास में करवाया है, बट स्टिल मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। अगर आपको करवाया है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं, आप इसको अगर आपको आता है तो छोड़ देना, स्किप कर देना, आगे चले जाना। तो अगली अमेंडमेंट क्या है, अगली अमेंडमेंट ये है बेटा, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। बवा लिमिटेड, बवा, बवा इज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, कंपनी अवेल्ड आईजीएसटी आईटीसी ऑफ 5 लाख रुपए ऑन 1 अप्रैल। बवा के पास 5 लाख का आईटीसी पड़ा है, आईजीएसटी का, ध्यान रखना आईजीएसटी का आईटीसी है। लेकिन लेटर ऑन ड्यूरिंग द जून इट वॉज फाउंड दैट आईटीसी वॉज रोंगली अवेल्ड। पता लगता है कि भाई जो 5 लाख का आईटीसी बावा ने लिया था आईजीएसटी का, वो गलत लिया था। गलत का मतलब क्या है, हो सकता है उसके पास बिल नहीं होगा, हो सकता है गुड्स उसके पास रिसीव नहीं हुई होंगी, कोई भी रीजन हो सकता है, उसने रोंगली अवेल किया था आईटीसी। और जब भी आपको पता है रोंगली अवेल कर देते हैं आईटीसी, तो इंटरेस्ट लगता है 50 सबसेक्शन 3 का, वो भी 18% लगता है। तो यहां पर बट वो इंटरेस्ट पता है कब से लगता है, जब आप रोंगली अवेल्ड आईटीसी यूज करते हो उस दिन से लगना शुरू होता है इंटरेस्ट। ये हमें बोलता है 50 का सबसेक्शन 3, देखो लिख रखा है मैंने 50 का सबसेक्शन 3। 50 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि जब आप रोंगली अवेल्ड आईटीसी यूज करोगे तब से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। अब पता कैसे चलेगा कब यूज किया, तो उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो आगे क्या लिख रखा है, ये रोंगली अवेल्ड आईटीसी रिवर्स किया जाता है 20/6 को। तो मतलब मैं डायग्राम बना देता हूं, 1/4 को उसने आईटीसी लिया, रोंग आईटीसी अवेल किया। यूज कब किया उसकी डेट नहीं दी, यूज की डेट देनी, अगर क्वेश्चन में यूज की डेट देता ना तो मैं वहां से क्या लगा देता, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां तक लगता रहता है, जब तक उसको रिवर्स नहीं कर देते। रोंगली यूज किया हुआ आईटीसी जब तक आप रिवर्स नहीं कर देते तब तक वो क्या लगता रहता है, इंटरेस्ट लगता रहता है। ये ऑलरेडी पता है हमें, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहां है वो मैं आपको बताऊंगा। तो रोंगली अवेल्ड आईटीसी इसने जो है लिया था 5 लाख रुपए का, रोंगली अवेल्ड आईटीसी लिया था, उसको यूज कब किया उसकी डेट नहीं दे रखी है, ये लिया था 1/4 को, और इसके बाद उसने रिवर्स किया है 20/6 को, 20/6 को किया है रिवर्स। तो इंटरेस्ट लगना शुरू होता है कहां से बच्चों, इंटरेस्ट लगना शुरू होता है जब रोंगली अवेल्ड आईटीसी यूज करते हो वहां से। क्वेश्चन में यूज की डेट ही नहीं बताई, ये इन टाइम में हमें डेट ही नहीं बता रखी कि यूज कब किया, तो हमें डेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी कब यूज किया। और डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कहते हैं आईटीसी लेजर का बैलेंस देखो। रोंगली अवेल्ड आईटीसी है 5 लाख, अगर आईटीसी लेजर का बैलेंस 5 लाख से गिर गया तो हम मान लेंगे कि आपने वो आईटीसी यूज कर लिया। क्योंकि आईटीसी, ये जो 5 लाख का आपने आईटीसी लिया होगा तो वो उसके क्रेडिट साइड में गया होगा, और जब यूज करोगे तो डेबिट साइड में जाएगा। तो देखिए मैं इसका अगर आपको बनाना चाहूं, डायग्राम बनाना चाहूं, तो जब आप रोंगली अवेल आईटीसी लेते हो तो 5 लाख जाएगा क्रेडिट साइड में, ये अवेल करने पे होता है, यूज करने पे जाता है डेबिट साइड में।
अब अवेल किया आपने 1/4 को, बट यूज की डेट नहीं पता, तो ये पता क्या बोलता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस देखो, जिस दिन क्लोजिंग बैलेंस इस 5 लाख से कम हो जाएगा, हम मान लेंगे कि आपने उसको क्या कर लिया, यूज। क्योंकि मान लो क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख आ गया, इसका मतलब 1 लाख आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो जिस दिन इसका क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख से कम जाएगा, उस दिन हम यूज मानेंगे। मान लो क्लोजिंग भी 5 लाख है, इसका मतलब यूज ही नहीं हुआ। क्लोजिंग 6 लाख है, इसका मतलब 1 लाख का कोई और अवेल किया होगा, यूज ही नहीं हुआ। यूज तब मानेंगे जब ये बैलेंस क्या हो जाएगा, 5 लाख से फॉल करेगा। अब हमें देखना है, इन्होंने कुछ बताया है, 20/4 को देखो, 20/4 को कितना बैलेंस है, 3 लाख है आईजीएसटी का, 2 लाख है सीजीएसटी का, 1 लाख है एसजीएसटी का, और 50,000 है कंपनसेशन सेस का। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सिर्फ आईजीएसटी का बैलेंस देखना है, ये सबको मिलाकर देखना है, ठीक है। जो रोंगली लिया था आईटीसी, वो कौन सा लिया था, आईजीएसटी। बट अब क्लोजिंग बैलेंस देखते टाइम कौन सा बैलेंस देखना है, पहले हम देखते थे आईजीएसटी का। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, गवर्नमेंट कहती है आईजीएसटी में से तीनों आईटीसी यूज हो सकते हैं। आईजीएसटी में से आईजीएसटी का आईटीसी भी यूज कर सकते हो, सीजीएसटी का भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी का भी यूज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कहती है तीनों के बैलेंस को जोड़कर देखा जाएगा कि वो 5 लाख से कम गया है या नहीं। यही अमेंडमेंट है, पहले करा दी थी मैंने क्लास में, मुझे याद नहीं, मेरे को जहां तक याद है मई 25 वालों को कराई थी, बट स्टिल इसलिए मैं दोबारा करा दी कि मैंने कहा भाई अगर नहीं कराई होगी तो कवर हो जाएगी। और 3 और 2 5 और 6 लाख हो गया बैलेंस। अब इसका बैलेंस 6 लाख हो गया तीनों को जोड़कर, तो इट मींस यहां कोई इंटरेस्ट अभी नहीं लगेगा क्योंकि 6 लाख हो गया बैलेंस। अब अगली डेट दे रखी है 20/5, 20/5 को भी 3 भी भरी होगी। अब 20/5 को देखो, अच्छा एक और बात, सेस का बैलेंस नहीं जोड़ते बेटा, सेस का बैलेंस कभी नहीं जोड़ते, क्योंकि कंपनसेशन सेस का आईटीसी हम आईजीएसटी में से यूज नहीं कर सकते। कंपनसेशन सेस पता है किसके ऊपर लगता है, सिर्फ डीमेट गुड्स पे, जैसे अपना वो कोला वगैरह, कोका कोला वगैरह, ठीक है, पान मसाला वगैरह, इन पे लगता है, या फिर गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों पे लगता है। तो इनका आईटीसी सिर्फ सेस में से यूज कर सकते, सेस का आईटीसी सिर्फ सेस में मिलता है और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसके बैलेंस को इग्नोर करना है। जैसे देखकर तुम्हें लड़कियां इग्नोर करती हैं, वैसे तुम्हें इसका बैलेंस भी क्या करना है, इग्नोर करना है। कैसा लगा मुहावरा, अच्छा लगा? तो जैसे तुम्हें जो है कोई और इग्नोर करता है, ऐसे तुम्हें सेस को इग्नोर करना है। तो सेस को ऐसे इग्नोर करना है, लेकिन बाकी तीनों को इग्नोर नहीं करना। ये भाईचारे वाले लोग हैं, इनको इग्नोर नहीं करना, इन तीनों का बैलेंस जोड़कर देखना है। तो इन तीनों का बैलेंस जोड़कर कितना आ गया, 6 लाख आ गया। तो 20/4 को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 20/4 को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तीनों का बैलेंस जोड़कर कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है। 20/4 को नो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल, 6 लाख आ रहा है। तो 20/4 को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट 20/5 को देखो क्या हुआ, 20/5 को तीनों का जोड़कर कितना आ रहा है, देखना 20/5 को कितना आ रहा है। तो इसमें डेट थी 20/4, यहां पर सबका बैलेंस जोड़कर आ रहा था कितना, 6 लाख। तो हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया। बट 20/5 को सबका जोड़कर कितना आ रहा है, 2 और 1 3, कितना हो गया, हाँ 4 हो गया, 4 लाख हो गया बैलेंस। अब यानी कि 5 लाख से कम हो गया, तो मान लेंगे कि यहां पर आपने आईटीसी क्या कर लिया, यूज। और 20/5 को यूज मानोगे तो इंटरेस्ट लगना शुरू कब से होगा, 20/5 से। बट लगेगा किस अमाउंट पे, रोंगली अवेल तो किया था 5 लाख, बट 5 लाख पे नहीं लगेगा, 1 लाख पे लगेगा, क्योंकि 1 लाख ही यूज है। तो इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय कितने दिन हो गए, 20/5 से 20/6, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने का लग जाएगा, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, ये आंसर आ जाएगा, निकाल लेना अपने आप, ठीक है। 1 महीने का लगेगा। 1 महीना कहां से कहां तक, 20/5 को यूज मानेंगे, 20/5 से लेकर 20/6 तक लग जाएगा। ये मेरे हिसाब से मैंने करा रखा था, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, दोबारा करा दिया आपको, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हो गया, इसका प्रोविजन भी समझ लेते हैं। प्रोविजन समझने के लिए आपके लिए बना दिया मैंने धुआंधार फॉर्मूला, धुआंधार फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ये है, क्या लिख रखा है, रोंगली अवेल्ड एंड यूज्ड आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी का आईटीसी कैसे पता चलेगा कि आपने यूज कर लिया, तो कैसे निकालेंगे, लिख रखा है इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, जितना आपने रोंगली अवेल किया था आईजीएसटी का 5 लाख, उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईसीएल, ईसीएल मतलब ई क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दो। बट क्लोजिंग बैलेंस करते टाइम तीनों को ऐड करना है, किस किस को, आईजीएसटी,
देखना अपने एग्जांपल में आईजीएसटी का कितना था 2 लाख, प्लस के सीजीएसटी का कितना था 1.5 लाख और इसका एसजीएसटी का 0.5 लाख। तीनों को ऐड कर देना है और तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है 4 लाख रुपए। सेस को ऐड नहीं करना, 5 लाख में से 4 लाख घट गया तो माइनस कितना हो गया 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए आ गया आपका रोंगली यूज्ड आईटीसी। उसी का सिर्फ क्या लगेगा इंटरेस्ट। बात समझ आती है आपको? तो मतलब ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, आपको रट लेना है, समझ के करना है। तो एग्जांपल समझ लो, ये डायग्राम समझ लो, ये मैंने कराया था आपको यहां पर, ये डायग्राम समझ लो, ये ई क्रेडिट लेजर, ये ई क्रेडिट लेजर है, उसको समझ लो तो भी आपको समझ आ जाएगा, या फिर आप वो फॉर्मूला याद कर लो। थ्योरी पढ़नी है, आप थ्योरी पढ़ सकते हो, ऊपर से सारी चीजों की थ्योरी लिख रखी है, एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, तो उसको मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्लास में कराया था। तो मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल करा दिया, एक नया एग्जाम्पल बना के लाया हूं आप लोगों के लिए, और एक ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया। हाँ जी, मैं श्योरिटी से कहता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक पिछला जो पेपर था ना जनवरी का, उसमें इसके एमसीक्यू आया था इसके ऊपर, लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ जी बोलिए। 20/5 से 20/6 को इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटरेस्ट तब तक लगता है जब तक आप आईटीसी रिवर्स नहीं कर देते, जो आपने रोंगली यूज किया है। और इसने यूज किया है 20/5 को और रिवर्स किया है 20/6 को, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसने देखो, एक होता है अवेल करना, एक होता है यूज करना। अवेल करने का, आईटीसी अवेल करने का मतलब होता है 2B रिटर्न में आया, आपने 3B में उसको अवेल करके रख दिया, यूज नहीं किया अभी, मतलब इस ये आईटीसी का बैलेंस पड़ा रह गया, यूज नहीं किया। यूज करने का मतलब है जब इसको डेबिट करोगे तब यूज होगा, जब तक इसे क्रेडिट में पड़ा यूज नहीं होगा। अब डेबिट करने की उसने डेट नहीं बता रखी, या तो वो डेट बता देता कि 20/4 है 20/5 है, क्या है, डेट नहीं बता रखी, वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। हमने कहा खेल लेने दे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी देख लेंगे। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 20/4 का क्लोजिंग बैलेंस, 20/4 का क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। अब यार ये सबको पता है भाई, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था, तो इट मींस 1 लाख का आईटीसी और क्या किया होगा, अवेल, यूज नहीं किया। जब तक यूज नहीं किया तब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 20/4 को यूज नहीं किया, बट फिर उसने बताया 20/5, 20/5 को आईटीसी का बैलेंस घटकर कितना हो जाता है, टोटल बैलेंस बात कर रहा हूं 4 लाख, तो इट मींस 1 लाख हमने क्या किया होगा, यूज, क्योंकि डेबिट क्रेडिट है भाई, क्रेडिट में 5 लाख है तो डेबिट में भी 5 लाख होना चाहिए ना, तो टोटल इसका 5 लाख तब आएगा जब 1 लाख क्या कर दोगे आप, यूज। इसका मतलब वो 1 लाख कब यूज हुआ है, 20/5 को 3B भरी होगी तब यूज हुआ होगा, क्योंकि बिना 3B के तो यूज कर नहीं सकते, तो इसलिए 20/5 को 3B भरी होगी तब यूज किया होगा आपने, तो इसीलिए 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा 20/5 से लेकर 20/6 तक। हाँ जी, क्या क्या चीज, वेरी गुड, नहीं नहीं सही बात बोली, बैलेंस आपका 6 लाख हो गया था, बट 6 लाख हो गया था बैलेंस, लेकिन अब हो गया 4 लाख, मतलब यूज तो कितना हो गया 2 लाख। लेकिन बेटा 2 लाख में से कौन सा अच्छा आईटीसी यूज हुआ, कौन सा बुरा आईटीसी यूज हुआ, तो बुरा आईटीसी सिर्फ 1 लाख यूज हुआ। पता है कैसे, क्योंकि इसमें क्या हुआ होगा, 1 लाख का ये तो बैड आईटीसी था जो आपने लिया था, अवेल किया था, आपने 1 लाख का और आईटीसी भी लिया होगा, गुड आईटीसी, ये गुड आईटीसी है, ठीक है। अब बैलेंस आ रहा है 4 लाख का, तो यूज जो है क्या कहते हैं, हुआ है टोटल 2 लाख, टोटल यूज कितना हुआ बेटा 2 लाख। अब 2 लाख में से हम क्या माने कि सारा गंदे वाला यूज हुआ है या कुछ अच्छे वाला भी यूज हुआ है, हम एसएससी के फेवर में चलेंगे। हम क्या मानेंगे कि इस 2 लाख में से 1 लाख तो कौन सा यूज हुआ है, अच्छा, और बाकी 1 लाख जो बच गया वो कौन सा यूज हुआ है, गंदा। इसलिए इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, 1 लाख पे। तो दिमाग की बत्ती तभी तो का बंद करो और सीधा ये फॉर्मूला रट लो। अगर आपको सिर्फ रटना है, तो समझना है तो प्रॉपर समझा दिया मैंने, रटना है फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला क्या बोलता है, जितना गंदा आईटीसी लिया वो था 5 लाख, उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग बैलेंस जो कि था 4 लाख, तो माइनस करके कितना आ रहा है 1 लाख। इसका मतलब गंदा आईटीसी कितना यूज किया, 1 लाख, उस पर क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है भूटानी साहब, चलो जी आगे चलते हैं। आपको पता है भूटानी सरनेम तो बहुत ही अमीरों का सरनेम है, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो सारे भूटानी बिल्डर्स के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, भूटानी बिल्डर्स, भूटानी इंफ्रा, भूटानी भूटानी भूटानी। तो मैं कहता हूं माधव भूटानी ने इतनी तरक्की कर ली है,
खैर चलो आगे चलते हैं। अपना जो है अगला टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 14 का, टीडीएस एंड टीसीएस। इसमें ज्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है बच्चा। वो क्या अमेंडमेंट है? टीडीएस काटेगा कौन? टीडीएस काटेगा कौन? यस, वेरी गुड खनेजा साहब, वेरी गुड। नहीं, गर्ग साहब नहीं, बंसल साहब। हाँ, बंसल साहब। बंसल भी बहुत अमीर होगा सरने में, गौरव बंसल जैसे लोग हैं। ठीक है, तो बंसल साहब आपने बिल्कुल ठीक बताया कि भाई साहब टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसके ऊपर होती है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं या पीएसयूज हैं, उनको टीडीएस काटना होता है और किसी को टीडीएस नहीं काटना होता। ये मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की टीडीएस की बात नहीं कर रहा, जीएसटी के टीडीएस उनको काटना होता है। अब वहां एक नाम और ऐड कर दिया, वो है रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप, वो भी टीडीएस काटेगा फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप खरीदेगा, मेटल स्क्रैप की एक और अमेंडमेंट भी आई थी, याद है, पहले कराई है मैंने। मेटल स्क्रैप की अमेंडमेंट एक और भी थी कि उनको रिसेशन जो है क्या कहते हैं, 20 लाख तक नहीं लेना पड़ता उनके सप्लायर्स को, 20 लाख से ऊपर लेना पड़ता है, तो वो भी था। मेटल स्क्रैप की एक और भी आई है। ऑल तो मेरे को लगता है मेटल स्क्रैप का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेटल स्क्रैप का आरसीएम भी लगता है मेटल स्क्रैप पे, वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो आधी अधूरी बात सिलेबस में है। तो जब आधी अधूरी बात होती है तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, लेकिन स्टिल आई से की बत्ती हिली तो फिर वो हमारी बत्ती हिला सकता है, इसीलिए अपन जो है क्या कहते हैं, कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आप बनाना चाहो बना सकते हो। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से, एक सप्लायर है, रेसिपिएंट है, और मेटल स्क्रैप खरीद रहा है, मेटल स्क्रैप खरीद रहा है। अगर कोई सप्लायर से, जो कि सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, और मेटल स्क्रैप खरीद रहा है, एक सप्लायर से एक रेसिपिएंट मेटल स्क्रैप खरीद रहा है, दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऐसी कंडीशन लिख रखी है। दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऐसी कंडीशन लिख रखी है। अगर वो मेटल स्क्रैप खरीद रहा है तो खरीदने वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। बेचने वाला कभी टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि जो कंजलेशन पे करता है वही टीडीएस काट सकता है। तो यहां पर ये कंजलेशन पे करेगा और इस कंजलेशन में से क्या कट जाएगा? टीडीएस कट जाएगा। ये टीडीएस होगा आपका जीएसटी वाला टीडीएस। ठीक है, आई थिंक 2% होता है, 1% सीजीएसटी एसजीएसटी मिलाकर, तो रेट मेरे हिसाब से 2% था, ध्यान जितना मेरे को है। बाकी आप अपना टीडीएस चैप्टर करेंगे, तो जहां तक मेरे को ध्यान है 2% था। तो ये होता है आपका टीडीएस। बस इतनी सी अमेंडमेंट थी कि मेटल स्क्रैप वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो। टीसीएस की भी एक और अमेंडमेंट है। टीसीएस की अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि टीसीएस पहले लगता था अपना आधा आधा परसेंट, टोटल 1%, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, टोटल कितना? 1%। अगर आईजीएसटी का टीसीएस है तो 1%, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टीसीएस है तो आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अब उस रेट को कम कर दिया गया और हाफ कर दिए गए रेट, कि आईजीएसटी के केस में कर दिया 0.5, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर दिया 0.25 ईच। देखो क्या लिखा रखा है, इंट्रा स्टेट में कर दिया 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी ईच, एंड इंटर में कर दिया 0.5% आईजीएसटी। इसका एक एग्जांपल भी है, कर लेते हैं। एक सर्टेन प्रोडक्ट बेचा जाता है 1120 रुपए का, इंक्लूडिंग जीएसटी, 12% जीएसटी है। कोई जनरली ना टीसीएस पता है किसको कलेक्ट करना होता है? ईसीओ को। वेरी गुड, एक्सीलेंट बंसल साहब। तो ईसीओ कलेक्ट करना होता है। अमेज़न एक ईसीओ है, जैसे अमेज़न कलेक्ट करता है, तो अमेज़न टीसीएस इकट्ठा करेगा जो है, तो अमेज़न है वो सप्लायर का टीसीएस कलेक्ट करेगा, तो सप्लायर का टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो इन्होंने प्रोडक्ट कितने का बेचा है? 1120 का। ये एक कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला है, रेसिपिएंट है, इसने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा जिसके ऊपर 120 रुपए जीएसटी था। देखना एक बार, इंक्लूडिंग जीएसटी 12% है, 1120 1000 का ही आएगा ना। 1000 का प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी जोड़कर कितना हो रहा है? 120, टोटल कितना हो रहा है? 1120। अब 1120 रुपए अमेज़न देगा सप्लायर को, बट उसमें से क्या काट लेगा? टीसीएस। तो 1120 में से टीसीएस काट लेगा, बट टीसीएस कितना कटेगा? तो पहले टीसीएस, अब ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट? उन्होंने इंटरस्टेट बोला हुआ है,
तो इन्होंने इंटरेस्ट बोला हुआ है, तो यहां पर 0.5% लगेगा, लेकिन 0.5% किसका? क्या 1120 का या 1000 का? तो बेटा ये वैल्यू सप्लाई का होता है, वैल्यू सप्लाई यानी कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये ध्यान रखना। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी 1000 रुपए है, 1000 रुपए का 0.5% हो जाएगा, इंटू में 0.5% कितना हो गया? हाँ मात्र, तो 5 रुपए जो है वो टीसीएस काट लेगा, कौन? अमेजोन। ठीक है जी। तो इसमें अमेंडमेंट क्या है सर? रेट आधे हो गए हैं, ये अमेंडमेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो गया? खत्म। अंतिम चैप्टर बेटा, उसका चैप्टर का नाम क्या है? रिटर्न्स। रिटर्न चैप्टर में पहली अमेंडमेंट दोस्तों क्या है? पहली अमेंडमेंट है कि भाई अगर आप R1 फाइल नहीं करते तो आपको अगले महीने की R1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। ये तो पहले भी पता था कि अगर पिछले महीने की R1 फाइल नहीं करोगे, अगले महीने की R1 फाइल नहीं करने देंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का कि कब कब आपकी R1 डी बार कर दी जाएगी। डी बार मतलब रद्द कर दी जाएगी, नहीं भरने देंगे आपको। तो उसमें 3-4 पॉइंट तो पहले भी हुआ करते थे, इसमें 1-2 पॉइंट नए ऐड हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने पिछले महीने की 3V फाइल नहीं की होगी तब भी नहीं करने देंगे R1, पिछले महीने की R1 नहीं की होगी तब भी नहीं करने देंगे अगर R1। ये पॉइंट तो पहले भी थे, ये हम कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है रूल 88C, ये भी आपको करवाया था मैंने क्लास में, रूल 88C। इसमें एक नया रूल और ऐड हो गया, रूल 88D। अगर आप इसको फॉलो नहीं किया तो भी आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। और एक और चीज ऐड हो गई, रूल 10A, अगर ये भी फॉलो नहीं किया तो भी आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। अब ये तीनों रूल हैं क्या, समझा देता हूं मैं। 88C क्या है? 88C बोलता है, 88C बोलता है कि अगर आपकी टू होम इंटीमेशन हैज बीन इशूड ऑन, हाँ, तो 88C बोलता है अगर आपकी R1 में सेल ज्यादा है और 3B में टैक्स आप कम भरते हो, ये करवा चुका हूं मैं रूल। R1 में सेल ज्यादा है, 3B में टैक्स कम भरते हो, तो जो डिफरेंस है उसका आपको नोटिस आएगा, उस नोटिस का आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में जवाब देना पड़ेगा। आई थिंक 7 दिन था, तो 7 दिन में जवाब देना पड़ेगा। या तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया आपने, या फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी आपने डिफरेंस है, तब जाकर आपको वो फॉलो करोगे आप 88C। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपका अगले महीने से R1 क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे, R1 नहीं भरने देंगे। तो मतलब अगर आपकी पिछले महीने की R1 में सेल ज्यादा थी और 3B में आपने टैक्स कम भरा है, रूल 88C फॉलो नहीं किया, तो आपको अगले महीने की R1 भरने नहीं दी जाएगी। ये है 88C। 88D क्या है? ये भी कराया था, इसको और बता देता हूं ये क्या है। 88D का मतलब होता है अगर आपका 2B में ITC है मान लो 1 लाख, और 3B में आप ITC क्या ले लेते हो? ज्यादा, 1.5 लाख। तो जो 50,000 आपने एक्स्ट्रा ITC ले लिया 2B के मुकाबले, उस 50,000 को आपको नोटिस आएगा कि आपने 2B के मुकाबले ज्यादा ITC ले लिया, और वो ITC आपको अगले 7 दिनों में पे करना पड़ेगा, या उसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों आपने ऐसा किया। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो ओके है, अदरवाइज आपकी अगले महीने की R1 फाइल नहीं करने देंगे। तो या तो रूल 88C फॉलो नहीं किया तो भी फाइल नहीं करने देंगे, रूल 88D फॉलो नहीं किया तो भी फाइल नहीं करने देंगे। 88C था कि R1 में रिटर्न टैक्स सेल ज्यादा है, 3B में सेल कम है। और 88D क्या था? R1 2B में ITC कम है, 3B में ITC ज्यादा है। तो ये दोनों रूल अगर आपने तोड़े तो आपको हम अगले महीने की क्या फाइल नहीं करने देंगे? R1 फाइल नहीं करने देंगे। एक रूल बच गया 10A, और बता देता हूं 10A क्या है। 10A है बच्चों, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी है 30 दिन के अंदर अंदर। अभी ये अमेंडमेंट कराई थी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, वैसे 45 दिन थे, बट अब इसको घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। 30 दिन या फिर फाइलिंग ऑफ फर्स्ट R1 विच एवरेज अर्लियर, आपको इन दोनों डेट से पहले पहले बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी है। अगर आपने नहीं की तो आपको अगले महीने की R1 फाइल नहीं करने देंगे। तो बेटा 5 पॉइंट हो गए हैं जब R1 फाइल नहीं करने देंगे। पहले 2 पॉइंट होते थे, 5 हो गए हैं। जहां 5 पॉइंट इकट्ठे होते हैं वहां एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इसमें तो अमेंडमेंट भी है, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने R1 फाइल कब कब नहीं करने देंगे, तो ये 5 पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे कि इन 5 केसेस के अंदर आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। अगली अमेंडमेंट, अगली अमेंडमेंट है बच्चों, बेटा आपको मैंने एक बात बताई थी, R1 के अंदर इनवॉइस की डिटेल जाती है। इनवॉइस की फोटोकॉपी नहीं जाती, ना स्कैंड कॉपी जाती, डिटेल जाती है। जैसे HSN कोड लिखना है, सप्लायर का जीएसटी नंबर, रिसिपेंट का जीएसटी नंबर, वैल्यू सप्लाई, टैक्स का रेट वगैरह वगैरह डिटेल जाती है। गवर्नमेंट कहती है अगर B2B सेल है, कौन सी? B2B। B2B मतलब रिस्टेड टू रिस्टेड।
अगर रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्ट्रिक्टेड सेल है, हर इनवॉइस की डिटेल अलग अलग जाएगी। पता है क्यों? रेसिपिएंट को आईटीसी चाहिए ना, तो हर इनवॉइस का जीएसटी नंबर अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। हर इनवॉइस की डिटेल अलग अलग जाएगी। देखो लिख रखा है डायग्राम। बी2बी में इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है। बी2सी में दो बातें होती हैं। अगर इंट्रा स्टेट है तो सबको कंसोलिडेट करके डिटेल जा सकती है। मतलब हरियाणा का सप्लायर हरियाणा में बेच रहा है तो सारे इनवॉइसेस को इकट्ठा कर लो, चाहे इनवॉइस 1 करोड़ का क्यों ना हो, सारों को इकट्ठा करके इकट्ठा R1 में डिटेल चली जाएगी, अगर इंट्रा स्टेट है तो। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अमेंडमेंट है। अगर इंटर स्टेट है तो उस केस में पहले क्या था, 2.5 लाख था यहां पर, अब ये कर दिया 1 लाख। लेकिन बच्चों एक और बात बता दूं, एक जगह अभी भी 2.5 लाख है। कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस बनाते हैं। ये कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस क्या होता है? कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस होता है कि मान लीजिए मेरे पास जो है क्या कहते हैं, मैंने आरसी के लिए अप्लाई कर रखा है और आरसी आने में 15 दिन लग जाते हैं। तो उन 15 दिन के दौरान जितने भी मैं इनवॉइस बनाऊंगा वो इनवॉइस मेरे को रिवाइज करने पड़ते हैं अगले 1 महीने के अंदर। अगर 15 दिन मेरे को लग गया, आज मेरी टर्नओवर हो गई 20 लाख से ऊपर, मैंने आरसी के लिए अप्लाई कर दिया, आरसी आने में 1 महीना लग गया, उस 1 महीने के दौरान जितनी भी सेल होगी उस सेल के सारे इनवॉइस मेरे को क्या करने पड़ते हैं, रिवाइज, अगले 1 महीने के अंदर आरसी आने के बाद। जब मैं रिवाइज करता हूं तो यही सेम टेबल लगती है कि अगर बी2बी है तो सारे रिवॉइस अलग अलग रिवाइज करने पड़ेंगे, अलग अलग इश्यू करने पड़ेंगे। और अगर बी2सी है तो इंट्रास्टेट है तो इकट्ठा कर दो, इंटरस्टेट है तो वहां 2.5 लाख की लिमिट ही है, उसको चेंज नहीं किया। कंफ्यूज मत होना, वो इनवॉइस चैप्टर में है, वहां 2.5 लाख की लिमिट ही है, यहां 1 लाख की लिमिट कर दी गई। 1 लाख की लिमिट कहां कर दी है? R1 में अपलोड करते टाइम। रिवाइज इनवॉइस के टाइम 2.5 लाख की लिमिट ही है। जब ये अमेंडमेंट आई मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं देखूं, मैंने कहा और कहीं तो चेंज नहीं किया, वहां जाकर देखा वहां 2.5 लाख ही था, यहां 1 लाख कर दिया। तो ये ध्यान रखना, यहां 1 लाख हो चुका है। यानी कि अगर आप R1 भरोगे और R1 में आप B2C सेल कर रहे हो और वो इंटरस्टेट है तो आपको 1-1 लाख से ऊपर के इनवॉइस को सेपरेट डालना पड़ेगा R1 में, और 1-1 लाख से छोटे इनवॉइस को कंसोलिडेट करके इकट्ठा डाल सकते हो, बट स्टेट वाइज डलेगा बेटा, स्टेट वाइज, हर स्टेट का अलग अलग। देखो लिख रखा है स्टेट वाइज रेट वाइज, ये मैं समझाता होता क्लास में। स्टेट वाइज रेट वाइज का मतलब है 6% वाले 5% वाले इनवॉइस अलग जाएंगे, 12 वाले अलग, 18 वाले अलग, 28 वाले अलग। और स्टेट वाइज जाएंगे मतलब 5% पंजाब वाले अलग, 12% पंजाब वाले अलग, और 28% पंजाब वाले अलग, 5% दिल्ली वाले अलग, 12% दिल्ली वाले अलग, इस तरह से स्टेट वाइज रेट वाइज कंसोलिडेट करना है उन इनवॉइस को जिनका 1 लाख से क्या है, कम है। 1 लाख से ऊपर इनवॉइस को तो क्या करना है, अलग डालना है। बात समझ आती है? इसी का आईसीआई ने एग्जांपल बना के दिया है, इसमें मैं खुद क्रेडिट नहीं लूंगा, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, गलती से फोटो लग गई है, काट दो इसको, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। आईसीआई ने एक एग्जांपल बना के दिया है, इसको पढ़ लो। XY मेक्स इंट्रा स्टेट सेल्स। XY ने इंट्रा स्टेट सेल किया, इंट्रा किसको किया, इंटरस्टेट सेल किया है 10,000 रुपए और 50,000 रुपए किया है AB को, बट AB रिस्टेड है। आपको पता है रिस्टेड है, रिस्टेड है क्या समझते हो? B2B के केस में सेपरेट जाएंगे, दोनों इनवॉइस क्या जाएंगे, अलग अलग। देखो लिख रखा है इन्होंने, कहता है कि जो इसने सेल की है XY विल रिपोर्ट इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू AB। AB की अलग अलग डिटेल जाएगी, बताओ क्यों? B2B है, B2B अलग अलग जाती है। दूसरा, इसके बाद अगला लिख रखा है 1 लाख रुपए की सेल की है DE को, वो अनलिस्टेड है, सेल वो भी इंट्रा है, तो DE को सेल की है 1 लाख रुपए की, ये कंसोलिडेट होगी, बताओ कंसोलिडेट होगी, बताओ क्यों? इंट्रा वाली तो सारी कंसोलिडेट होती है अगर वो B2C हो तो, और ये DE को दी है, DE एक बंदा है वो अनलिस्टेड है, तो ये कंसोलिडेट होगी, इसकी कोई इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाएगी, कंसोलिडेट होगी, दूसरे इनवॉइस के साथ मिलकर जाएगी। अगला, ही ऑल्सो मेक इंटरस्टेट्स, कुछ इंटरस्टेट भी कर रहा है, वो इंटरस्टेट भी कर रहा है। इंटरस्टेट किसको किया है? इंटरस्टेट किया है एक तो रजिस्टर्ड पर्सन RS, एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसको किया है। 1 लाख अलग, 45,000 अलग, बताओ इसमें क्या जाएगा, इनवॉइस वाइज। बताओ इनवॉइस वाइज क्यों जाएगा भाई? B2B है,
रिस्टेड है ना वो, B2B है, तो ये क्या जाएगा इनवॉइस वाइज, यानी कि 1 लाख अलग 45,000 अलग। देखो लिख रखा है कि जो इंटरस्टेट सेल की है RS को, वो भी इनवॉइस वाइज जाएगी, इनवॉइस वाइज जाएगी। तो मतलब भाई कंक्लूजन क्या है, XY ने इंटरस्टेट सेल की है किसको, RS को, जो रजिस्टर्ड है, तो इसकी डिटेल कैसे जाएगी, इनवॉइस वाइज। XY ने एक सेल की थी किसको, एक और पर्सन था ना, किसको की थी भाई, AB, AB भी रजिस्टर्ड था ना, तो इसकी भी डिटेल कैसे जाएगी, इनवॉइस वाइज। XY ने किसी और को बेचा है, किसको बेचा है, एक और पर्सन था ना, DE, वो क्या था, अनरजिस्टर्ड, तो इसकी जो है क्या जाएगी, कंसोलिडेटेड, क्योंकि ये है इंट्रा, इंट्रा में सारे कंसोलिडेट होते हैं, 1 लाख की कोई लिमिट नहीं लगती। 1 लाख की लिमिट कब लगती है, जब क्या कहते हैं इंटरस्टेट हो। तो इसके अलावा उसने एक और को बेचा है OP, OP अनरजिस्टर्ड है, उसको बेचा है इंटरस्टेट, तो एक और पर्सन को बेचा है इंटरस्टेट, किसको बेचा है, OP, ये अनरजिस्टर्ड है, 90,000 रुपए का सामान बेचा है, बताओ इनवॉइस वाइज नहीं जाएगी, कंसोलिडेट जाएगी, बताओ क्यों, 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, यूट्यूब पे डल जाएगा लेक्चर बेटा, 1 लाख से कम है। एक अगर मान लो B2C हो तो ये B2C है बेटा, ये OP जो है अनलिस्टेड है, B2C है, B2C के केस में इंटरस्टेट होता है तो 1 लाख की लिमिट लगती है, 1 लाख से कम का इनवॉइस है तो कंसोलिडेट हो जाएगा। सारा एग्जांपल मैंने डायग्राम बनाकर समझा दिया, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, अमेंडमेंट है। आगे चलते हैं, अगली अमेंडमेंट, अगली अमेंडमेंट है, अगली अमेंडमेंट है, अगली अमेंडमेंट है, नया एक नई रिटर्न आई है बेटा, 1A, एक नई रिटर्न आई है, क्या नाम है उसका, 1A। मैं थोड़ी देर में समझाता हूं इसको क्योंकि इसमें टाइम लगेगा समझाने में, पहले मैं और थोड़ा छोटी अमेंडमेंट जो है वो करा देता हूं आपको। छोटी अमेंडमेंट है बेटा, ये है बेटा 3 रिटर्न्स, R1, 3B और एनुअल रिटर्न, हाँ GSTR9, इन तीनों की ड्यू डेट तो आपको पता ही है। R1 की ड्यू डेट होती है अपना 11 तारीख, 3B की 20 तारीख, और अपना QRMP वालों में 22 या 24 भी होती है, ठीक है, और एनुअल रिटर्न की होती है 31 दिसंबर। बट मान लो मैं भूल गया भरनी 11 तारीख को R1, क्या मैं लेट भर सकता हूं, यस। 3B भरनी भूल गया 20 को, लेट भर सकता हूं, यस। कब तक, पहले कोई लिमिट नहीं थी, लोग भाई साहब 3-3 साल पुरानी रिटर्न भर रहे थे, ठीक है। लेट फीस लगती है बट गवर्नमेंट ना बार बार लेट फीस भी वेव कर देती है, इंडिया में लोग ना कानून फॉलो नहीं करते तो माफ कर देती है, कहती है ठीक है यार तुम लेट फीस मत दो, रिटर्न तो भरो कम से कम। तो ऐसा हो रहा था, 3-3 साल 4-4 साल पुराने रिटर्न भर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने यहां पर तीनों रिटर्न के लिए एक लास्ट डेट निकाल दी कि इसके बाद तो रिटर्न भर ही नहीं पाओगे, वो डेट है 3 साल, ड्यू डेट के बाद 3 साल। एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिख रखा है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ दैट रिटर्न, टाइम लिमिट कैन बी, हाँ एक्सटेंड किया जा सकता है, मेरे को लगता है 3 साल खत्म होंगे तो क्या पता एक्सटेंड कर दे गवर्नमेंट, वो अलग बात है, बट अभी आपको एग्जाम के लिए याद करना है, MCQ आ सकता है इसके ऊपर क्योंकि अमेंडमेंट है 3 साल। R1 में भी सेम, 3B की भी सेम, और GSTR 9 की भी सेम, कितने साल, 3 साल। हाँ जी, अपडेटेड रिटर्न भाई इनकम टैक्स में थी, ये GST है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, तेरे को कम से कम अपडेटेड रिटर्न याद तो है, मेरे को खुशी हो रही है इस बात की। तो भाई देखो मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट डेट बताओ बेटा, लास्ट डेट बताओ, फरवरी 24 की रिटर्न की लास्ट डेट बताओ, फरवरी 24 की रिटर्न की लास्ट डेट बताओ कब तक भर सकते हैं। ड्यू डेट तो वैसे उसकी क्या होगी, कौन सी रिटर्न सर, क्वेश्चन पूछो, R1, R1 की होती है 11 मार्च 2024, बट अगर लेट हो गए तो कब से कब तक, कब लास्ट कब तक, 3 साल जोड़ दो, 11 मार्च
27 यहां तक बढ़ सकते हो। ये वाली फरवरी 24 की R1 MCQ आ सकता है। मान लो 3B की लास्ट डेट है 20 मार्च। मैं QRMP की बात नहीं कर रहा, QRMP की 22 या 24 होती है, 20 मार्च। बताओ इसकी 3 साल कहां से काउंट होंगे, कब खत्म होंगे? तो R1 के 3 साल यहां होंगे। 3B लास्ट कब तक भर सकते हो? 20 मार्च 27 तक, यहां तक 3B भर सकता है ये। और एनुअल रिटर्न बताओ, एनुअल रिटर्न जो होती है वो पूरे साल की जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की एनुअल रिटर्न बताओ कब तक भर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक बोला, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की एनुअल रिटर्न जा सकती है 31/12-24 तक। लेकिन मान लो भूल गए तो 31/12-27, ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स हैं उनमें कितने कितने साल जोड़ दो, 3-3 साल जोड़ दो, वहां तक आप ये रिटर्न भर सकते हो। उसके बाद नहीं भर पाओगे, विद लेट फीस भी नहीं भर पाओगे। ये अमेंडमेंट है भाई। 88D रूल करा दिया आपको, पहले भी करा रखा था क्लास में, मैंने दोबारा इसलिए डाल दिया था क्योंकि मेरे को शक था कि पता नहीं कराया नहीं कराया, बट अब मैंने करा दिया। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं क्या है 88D। 88D ये रूल है कि आपका 2B में आईटीसी कम है, 3B में आईटीसी ज्यादा है। अब आपने ज्यादा आईटीसी अवेल कर लिया, जो डिफरेंस है उसको आपको पे करना पड़ेगा विद इन 7 डेज। मैंने कहा था ना 7 डेज है, तो 7 डेज में पे करना पड़ेगा। या तो ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, आप रीजन बताओ ऐसा क्यों किया, या फिर वो पे करना पड़ेगा आपको 7 डेज में। अदरवाइज फिर आपका R1 भी नहीं भरने देंगे, इंटरेस्ट लगना भी शुरू हो जाएगा और आरसी वगैरह भी कैंसिल करेगा। वो बाकी 73-74 सेक्शन की प्रोसीडिंग लगाएगा। ये सेक्शन होते हैं रिकवरी के, कि आपसे रिकवर करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, देखो क्या लिखा रखा है, नहीं यूज से नहीं है, नोटिस से ही है। देखो क्या लिखा रखा है कि भाई आपको क्या कहते हैं कि नोटिस आएगा, और नोटिस आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजन विद इन 7 डेज। 7 डेज कहां से, नोटिस से ही होगा। 7 डेज अपॉन रिसीट ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन के बाद ही 7 डेज काउंट होंगे भाई, नोटिस के बाद ही 7 डेज होंगे। विद इन 7 डेज, वैसे इन्होंने बता नहीं रखा लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, 7 डेज जो है वो नोटिस के बाद ही काउंट होंगे। अपने आप तो थोड़ी ना हम करेंगे, हमने तो 3B कर दी, हमारे को तो गलती लगी नहीं रही। वो नोटिस देगा, वो 1 दिन में देगा, 2 दिन में आएगा, मेल आएगी आपको, उसके 7 डेज के अंदर आपको वापस करना पड़ेगा या उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से 3B की टाइम लिमिट आ गई, वही 3 साल, ये तो करा दिया आपको। R1 हो या 3B हो या क्या हो, एनुअल रिटर्न सब में लास्ट डेट क्या हो चुकी है। ड्यू डेट अगर वर्ड यूज करेगा तो क्या है 31 दिसंबर, लेकिन अगर क्या यूज करेगा, लास्ट टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट, ये वर्ड ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम टाइम लिमिट यूज करेगा तो अपने को क्या करना है, ड्यू डेट से कितने साल जोड़ देने हैं, 3 साल, ठीक है। एक और अमेंडमेंट आई है छोटी सी, जो कंपोजिशन डीलर होता है, कंपोजिशन डीलर GSTR 4 भरता है, बंसल साहब को सारा याद है, GSTR 4 भरता है, और एक वो क्वार्टरली भी भरता है CMP 08। जो CMP 08 होती है ना, वो क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले क्वार्टर की पहले महीने की 18 तारीख को भरी जाती है, ठीक है। तो देखो लिख रखा है कि वो भरी जाती है, CMP 08 क्वार्टरली होती है, 18 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर, 18 को भरी जाती है। जैसे कि अप्रैल मई जून की भरी जाती है 18 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर की भरी जाती है 18 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भरी जाती है 18 जनवरी को, और जनवरी फरवरी मार्च की भरी जाती है 18 अप्रैल को, ठीक है। कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन GSTR 4 भरी जाती थी पूरे साल की इकट्ठी, और वो भरी जाती थी 30 अप्रैल को, उसको चेंज कर दिया गया, 30 जून कर दिया गया, बढ़ा दिया गया 2 महीने। GSTR 4 इकट्ठी भरी जाती है पूरे साल की, 23-24 की GSTR 4 भरनी हो तो 30 अप्रैल को भरी जाती थी पहले, 30 अप्रैल 24, अब वो भरी जाएगी 30 अप्रैल, नहीं सॉरी 30 जून 24। तो ये ध्यान रखना, अमेंडमेंट है, MCQ बन सकता है। 19 नहीं है यार, ये वो तो ऊपर इसके नीचे नोट्स में नीचे कुछ लिखा होता है ना बुक के अंदर, अगर आपको कोई स्टार लगा के कुछ नीचे लिखना है, ये वो वाला छोटा वाला 19 है, ये आपका कोई काम का नहीं है।
हाँ, साइड नोट्स कहते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे, हमारे को नहीं आती अंग्रेजी। इसके अलावा जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 8 भी वैसे भरी जाती है अपना 15 तारीख की होती थी मेरे हिसाब से जीएसटीआर 8 की, लेकिन अगर मान लो लेट हो जाते हो तो ड्यू डेट से 3 साल जोड़ दो, ये वही 3 साल आ गए, ठीक है। एनुअल रिटर्न भी 31 दिसंबर को भरी जाती थी, उसमें भी 3 साल की लिमिट आ गई, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, लेट फीस का टॉपिक हट चुका है। ये लेट फीस का टॉपिक है तो सही अभी भी एसएम में, पर उन्होंने नीचे नीचे एक ब्रैकेट में लिख दिया कि दिस इज फॉर ओनली नॉलेज पर्पस, नॉट मींट फॉर द एग्जामिनेशन। मेरे को पढ़ के बड़ी तसल्ली मिली कि अब ये नहीं आएगा, हमें याद नहीं करनी पड़ेगी लेट फीस। तो ये सारा काट दो बेटा, काट दो, काट दो, काटने में वैसे भी तुम उस्ताद हो, काट दो बेटा, सारी लेट फीस काट दो। R1 की, 3B की, एनुअल रिटर्न की, किसी की भी लेट फीस हो, लेट फीस करनी नहीं है बेटा। ये घर जाके अपना काट लेना अपनी अपनी बुक में, सारी लेट फीस काट दो। इसी के साथ रिटर्न चैप्टर की भी अमेंडमेंट्स होती हैं खत्म। एक टॉपिक बच गया छोटू सा, वो है GSTR 1A। कौन सा? GSTR 1A। कौन से पेज पे था? हाँ जी, ये रहा भाई, ये है। पेज नंबर मेरे लिख नहीं रखे, माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे ये पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए। पहले मैं सोच रहा था खुद नोट्स बनाऊं हाथों से, बट वो फिर बहुत टाइम लग जाता, अननेसेसरी की क्लासेस लग जाती, तो इसलिए पीडीएफ बनाकर आपको शॉर्ट में करा दिया। तो भाई अब आप देखो, GSTR 1A थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको, ये क्या बला आई है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है क्योंकि अमेंडमेंट है, ठीक है, पहली बार आ रहा है सिलेबस में। ये देखिए, जनरली कोई भी महीने की सेल होती है, सपोज कीजिए अभी मार्च चल रहा है तो मार्च ले लेते हैं, मार्च 25 की मान लो सेल्स है, इसकी R1 कब जाती है? 11 अप्रैल को R1 जाएगी। और अगर कोई बंदा QRMP वाला है तो कब जाती है? 13 तारीख को जाती है, ठीक है। और फिर 2B कब जनरेट होती है? 15 अप्रैल को 2B जनरेट होती है। 3B कब जाती है? 20/4 को 3B की लास्ट डेट है। सर मैं 3B पहले भर सकता हूं? यस, पहले भर सकते हैं। R1 11 से पहले भर सकते हैं? यस, पहले भर सकते हैं। 2B तो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसमें भरने की कोई नीड नहीं होती। तो ये सीन है बेटा। अब समस्या क्या चल रही थी इंडस्ट्री में, मार्च के महीने में कोई बिल था, ठीक है, वो बिल मैंने डाला R1 में। आर्टिकल्स भरते हैं R1, आपको पता ही है, आर्टिकल्स भरते हैं। मैं तो भरता नहीं, सिंगापुर घूमता हूं, आर्टिकल्स भरते हैं। तो हाँ, पहले कभी दुबई, अभी कभी सिंगापुर, तो हम R1 भरते हैं। अब R1 में आर्टिकल ने क्या किया, मैंने क्लाइंट से डेटा आया, उसने क्या कहते हैं R1 चढ़ा दी। उसने गर्लफ्रेंड से बात करा था साथ साथ में, 1 लाख का इनवॉइस था, उसको लिख दिया 10,000 रुपए, गलती कर दी। 1 लाख के इनवॉइस को 10,000 लिख दिया, गलती हो गई। तो अगर 1 लाख के इनवॉइस को 10,000 रुपए लिख दिया और R1 में जो है क्या कहते हैं वो कम चला गया, अंडर रिपोर्टिंग हो गई, तो 3B में टैक्स भी तुम क्या भरोगे? कम। अब टैक्स कम भरोगे तो फिर आपको नोटिस आएगा और फिर क्या कहते हैं अपना इंटरेस्ट भी लगेगा। तो अगर ये गलती, मैं जैसे ही वापस आया सिंगापुर से, मैंने R1 चेक करी, सारी क्लाइंट्स की चेक करी, मैंने गलती पकड़ ली, मैंने गलती कर रखी है, तो नहीं इधर कान पकड़ा उसका। तो पहले तो क्या होता था कि कान पकड़ूं चाहे कुछ मर्जी करूं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न तो जा चुकी, चेंज हो नहीं सकती। R1 पहले चेंज कब होती थी? अगले महीने की R1 में। अगले महीने की R1 में क्या करना पड़ता था, पुराने वाला इनवॉइस का नंबर डालते थे और उसकी अमाउंट चेंज करते थे। कि मान लो लिखनी चाहिए थी 1 लाख, लिख दी 10,000, तो मैं उसको चेंज करता था कि इनवॉइस नंबर ये है, इसकी अमाउंट चेंज करते थे अगले महीने। और अगले महीने चेंज करूंगा तो फिर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पिछले महीने की 3B जा चुकी होगी और अगले महीने की 3B जाएगी 1 महीने बाद, तो 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को। तो अब गवर्नमेंट ने क्या निकाला? GSTR 1A। ऑल दो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन निर्मला जी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। पॉपकॉर्न पे 3-3 टैक्स लगा सकती हैं। मैं तो दुबई सिंगापुर जाकर समझा कि भाई कितना टैक्स सिंपल भी हो सकता है। सिर्फ एक ही जीएसटी है 9% सिंगापुर में, दुबई में एक ही जीएसटी है 5%।
कुछ मर्जी खरीदो, कुछ मर्जी खरीदो ना, जीएसटी लिख रखा था, तो कुछ मर्जी खरीदो वही 5%, कुछ भी खरीदो कुछ भी। और वही क्या कहते हैं वहां सिंगापुर में जीएसटी लिख रखा था वर्ड और 9%, कुछ मर्जी खरीदो 9%। तो मैं खाना खाया 9%, होटल में रहा 9%, कुछ और अपना सोनर वगैरह खरीदे 9%, सब पे 9%, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर जो है क्या कहते हैं इंडिया में एक पॉपकॉर्न पे 3 जीएसटी, वहां सारे प्रोडक्ट्स, गाड़ी खरीदो कुछ मर्जी खरीदो 9%, यहां एक पॉपकॉर्न पे इतना अन्याय कर रखा है। तो ये है हमारी निर्मला जी। तो अब यहां पर भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रखी है, एक 1A रिटर्न नहीं बना दी। ये कहती है कि अगर कोई बंदा R1 में गलती कर देता है तो उस गलती को ठीक कर सकता है किसके अंदर, 1A में। बट 1A है ऑप्शनल। 1A क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब क्या, इसमें आप डाउनवर्ड अमेंडमेंट भी कर सकते हो, अपवर्ड अमेंडमेंट भी कर सकते हो। क्या मतलब है इसका बताना, शॉर्ट नोट आ सकता है, जो मैं हाईलाइट करूंगा वो तो पक्का करके जाना। डाउनवर्ड भी कर सकते हो, अपवर्ड भी कर सकते हो। क्या मतलब इसका, कि अगर आपने 10,000 का इनवॉइस 1 लाख दिखा दिया तो उसको कम दिखाना है तो भी भर सकते हो, और एक का 10,000 दिखा दिया ज्यादा दिखाना है तो भी कर सकते हो, दोनों अमेंडमेंट कर सकते हो। और इससे फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। बट ये ऑप्शनल है भाई, ऑप्शनल। जैसे ही उसने क्या किया था, एक मार्च का इनवॉइस, उस इनवॉइस का नाम है मान लो 01, ये इनवॉइस R1 में डाल दिया था कितने रुपए का, 10,000 का। डलना कितने का चाहिए था, 1 लाख का। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या भर सकते हैं, 1A। 1A भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, 1A। कब भर सकते हैं बेटा, बताओ कब भर सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने बोला 11 के बाद भर सकते हो, 11 के बाद और 3B से पहले। हाँ 3B से पहले। अब ये मत कहना सिर्फ 20 से पहले, उन्हें बोला 3B से पहले। मान लो 3B आप भरते हो 25 को, तो उससे पहले भर सकते हो 1A। 24 को भी भर सकते हो। मान लो 3B भरी नहीं, आपने 3B भरी अगले महीने जाकर 5 तारीख को, उससे पहले भर सकते हो 1A। 1A कभी भी भर सकते हो, बस कब भरनी है, 3B से पहले भरनी है, 3B के बाद नहीं भर सकते। नहीं, मैं उस पे आने वाला था। इनका क्वेश्चन है अगर 1 भर दी 5 तारीख को, तो क्या मैं 6 तारीख से 1A भर सकता हूं। गवर्नमेंट कहती है नहीं, 11 तक तो R1 की ड्यू डेट है, उसके बाद। सर ये कहां लिखा है, देखो लिख रखा है इसमें, क्या लिख रखा है, कहते हैं कि अलाउ किया जाएगा भरना। कब अलाउ किया जाएगा, ये अलाउ किया जाएगा, कब अलाउ किया जाएगा, भर सकते हो आफ्टर फर्निशिंग R1। R1 के बाद ही भर सकते हो। कहीं तुम पता क्या सोचो कि सर R1 नहीं भरता, मैं सीधा 1A भर देता हूं, ना ना नो, नहीं चलेगा। पहले आपको R1 भरनी पड़ेगी, फिर 1A भर सकते हो। इसके अलावा क्या लिखता है, बिफोर भरनी पड़ेगी। बिफोर कब, बिफोर फाइलिंग ऑफ 3B, 3B से पहले पहले भरनी पड़ेगी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन भर सकते हो आप, और 1A भरनी पड़ेगी आपको। लेकिन एक वो लाइन लिख रखी है विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर भर सकते हो, यानी कि ड्यू डेट ऑफ R1 या फिर फर्निशिंग ऑफ R1 विच एवर इज लेटर। ये शायद पता नहीं कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, एक बार देखते हैं अपन। तो यहां ऐसा कुछ था कि ये भर सकते हो ड्यू डेट ऑफ R1 या फिर R1 फर्निशिंग की डेट विच एवर इज लेटर। देखना आपको मिलता है तो ड्यू डेट ऑफ R1, तो ये आपको भरनी है। देखो मिल गया मुझे, एक दो पेज छोड़कर देखो लिख रखा है कि R1A की कोई ड्यू डेट नहीं है। क्या मतलब है इसका बेटा, 1A की कोई ड्यू डेट नहीं है, कभी भी भर सकते हो। बस ये ड्यू डेट है कि कब से भरना है, 3B से पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 को भरनी है, 21 को भरनी है, 22 को भरनी है, कभी मर्जी भर लो, बस कब भरनी है, 3B से पहले। अब से शुरुआत कब से होगी, शुरुआत होगी, अवेलेबल हो जाएगी पोर्टल पे आपके लिए। कब अवेलेबल हो जाएगी, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ R1 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ R1 विच एवर इज लेटर से। बड़े ध्यान से समझना। सपोज कीजिए मैंने R1 भरी है 10 तारीख को, तो बताना मेरे लिए 1A कब अवेलेबल होगी, 11 के बाद, मतलब ड्यू डेट के बाद। दूसरा, मान लो मैंने R1 भरी है 15 तारीख को, मेरे लिए 1A कब अवेलेबल होगी, 16 को। कहने का मतलब ये है ड्यू डेट और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ R1 विच एवर इज लेटर।
यहां पर आपकी 1A अवेलेबल होगी। और कब तक अवेलेबल रहेगी? बोलो कब तक अवेलेबल रहेगी? जब तक 3B आप भर नहीं देते, 3B से पहले पहले वो अवेलेबल रहेगी। तो देखो लिख रखा है यहां पर टिल एक्चुअल फाइलिंग ऑफ 3B, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ 3B से। अब यहां पे ना समस्या 2B की आ गई। क्या 2B की समस्या आई भाई? तो मैंने इस एग्जांपल में लिया कि हमने 11/4 को R1 भरी, 20/4 को 3B भरी। तो इस एग्जांपल के हिसाब से बताओ 1A कब तक भर सकते हैं? 11/4 के बाद और 20/4 से पहले पहले, मतलब 20 को ही भर सकता हूं। मान लो 20 को शाम को 5 बजे 3B भर रहा हूं, उससे पहले पहले भर सकता हूं मैं 1A। तो मतलब 11 के बाद और 20 से पहले पहले आप इस पीरियड के दौरान क्या भर सकते हो? 1A भर सकते हो। ठीक है। अब R1 में तुमने क्या किया? 10,000 रुपए दिखाया था। मान लो इनवॉइस नंबर 01 बनाया गया था, इसका सप्लायर तो मैं था, NM, और इसका रेसिपिएंट था मान लो पारस। बताओ पारस की 2B में कब जाएगा ये इनवॉइस? बताओ जी, पारस की 2B में ये इनवॉइस कब जाएगा? ये जाएगा 15/4 को। पारस की 2B में 15/4 को जाएगा, क्योंकि मैंने 11 से पहले पहले R1 भर दी, इसका मतलब 15/4 को इनवॉइस जाएगा पारस की 2B में। बट पारस की 2B में 15/4 को कितनी अमाउंट से जाएगा? वेरी गुड, 10,000 से जाएगा। बताओ 10,000 से क्यों जाएगा? क्योंकि तुमने R1 में कितने से भरा है? 10,000 से भरा है। तुमने R1 में 10,000 से भरा है, तो 2B में भी ये कितने से जाएगा? 10,000 से। पारस की 2B में 10,000 से जाएगा इनवॉइस। आप बोलोगे पारस के साथ गलत हो रहा है। जी हां, पारस को आईटीसी मिलना चाहिए था कितने का? 1 लाख, लेकिन मिल कितने रहा है? 10,000 का। सर फिर बाकी बचा हुआ आईटीसी कब मिलेगा? भाई जो मैं 1A भरूंगा, और 1A मान लो मैं भरता हूं, 1A में वैसे भर कब सकता हूं? 12 से लेकर 20 के तक भर सकता हूं। और मान लो मैं एक केस लेता हूं, 1A मैंने यहां भर दी, मान लो मैंने 15 से पहले पहले 1A भर दी। बताओ भाई 15 से पहले पहले 1A भर दी, पारस की 2B में बचा हुआ 90,000 कब जाएगा? हां जी, नहीं, गवर्नमेंट कहती है 2B जो है जनरेट चाहे 15 को होती हो या 13 को जनरेट होती हो, 14 को जनरेट होती हो। वैसे ये जनरेट पता कब होती है? आई हैव भरने की लास्ट होती है 13, और 2B जनरेट हो जाती है 14 की सुबह सुबह। तो हम 15 गलत लिख रहे हैं, 14 की सुबह सुबह जनरेट हो जाती है, 14 की सुबह सुबह जनरेट हो जाती है 2B। तो चाहे मैंने 1A 14 से पहले क्यों ना भर दी हो, फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि 11 तारीख को 2B फ्रीज हो जाती है। तो 1A भरोगे 11 के बाद, तो इसका मतलब इस 2B में तो R1 की डिटेल ही जाएगी, और R1 की डिटेल कितने की थी? 10,000 की, तो इस 2B में 10,000 ही जाएगा। तो सर जो बचा हुआ 90,000 है वो कब जाएगा? अगली 2B में जाएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। अगली 2B जो है वो जाएगी, अपना अप्रैल खत्म हो जाएगा, उसके बाद 14 मई को एक 2B जनरेट होगी। अगला जो 90,000 है वो इसमें जाएगा, पारस की 2B में। पारस को नुकसान हो गया, 1 महीना आईटीसी उसको लेट मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, सारी प्रोसेस दोबारा समझो। मार्च पूरा महीना है, मार्च महीने के जितने भी इनवॉइस हैं 11 तारीख को आपको क्या भरनी पड़ती है? R1, या 13 तारीख को भी भर सकते हो R1, अगर आप किस में आते हो? क्यूआरएमपी में। ठीक है, क्यूआरएमपी की चलो बाद में बात कर लेंगे, अलग डायग्राम बना लूंगा मैं। तो 11 तारीख को हमें भरनी पड़ती है R1। मान लो मैं R1 भर देता हूं 5 तारीख को, 1A कब भर सकता हूं? 11 के बाद ही, 12 से ऑनवर्ड्स ही भर सकता हूं। 11 तारीख को रात के 12 बजे तक ड्यू डेट होती है, तब तक 1A फॉर्म एक्टिव नहीं होता। चाहे आप अपना R1 5 को भर लो, 4 को भर लो, 3 को भर लो, कभी भर लो, 1A फॉर्म एक्टिव ही कब होगा? 12 या उसके बाद, मतलब 12 को एक्टिव हो जाएगा। हां, अगर आपने R1 ही लेट भरी, 13 को भरी, तो फिर वो एक्टिव कब होगा? आपकी R1 भरने के बाद एक्टिव होगा। तो क्वेश्चन ये है कब एक्टिव होगा? फाइलिंग ऑफ R1 और ड्यू डेट ऑफ R1 विच एवर इज लेटर, उसके बाद एक्टिव होगा। एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान से। और खत्म कब होगा? ऑप्शन कब तक रहेगा? जब तक तुम क्या नहीं भर देते? 3B। और आपको पता है ये जो 1A भर रहे हैं हम मार्च महीने की भर रहे हैं, ये सारी रिटर्न मार्च महीने की भरी जा रही हैं, अप्रैल की कोई रिटर्न नहीं है।
अप्रैल की रिटर्न तो कब जाएंगी? मई में, ये ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा और बात करते हैं कि इनवॉइस का क्या होगा। मान लीजिए कोई 1 लाख का इनवॉइस हमने 10,000 रुपए का डाल दिया 11 अप्रैल को, गलती से R1 में गलत डल गया, तो हम क्या करेंगे, 1A भरेंगे और 1A में आप उसको ठीक करके दिखाओगे, लेकिन पारस की 2B में 10,000 ही आएगा जो 14,000 को अपना जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि 11 तारीख को फ्रीज हो जाता है 2B, तो 11 तारीख को जो भी आ गया वो आ गया, उसके बाद का जो भी चेंज होगा वो कब आएगा? अगली 2B में। तो फिर वो 90,000 कब आएगा? अगली 2B जो 14 मई को जनरेट होगी उसमें आएगा। ये है कंप्लीट आपका 1A। हाँ, 2A में तो हो जाएगा, वो तो क्या कहते हैं अपना साइमल्टेनियसली होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, बट 2A ज्यादा देखते भी नहीं है और 2A के बारे में लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो 2A तो हो जाएगी। 2A तो आपकी उसी टाइम हो जाएगी जैसे ही आप 1A सबमिट करोगे ना, 1A दबाओगे तभी आपकी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो है 3B 2B नहीं हो पाएगी, 2B अगले महीने ही होगी। ITC 2B के बेस पे मिलता है, 2A के बेस पे नहीं मिलता। ठीक है, एक्सीलेंट। तो अब इसको रीड करवा देता हूं मैं आपको, फिर आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय सी यू। ठीक है, हाँ, टाटा IPL देखो, मस्त नहा धो के करण औजला का परफॉर्मेंस देखो। तो भाई अब इसमें देखो, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कर लो, क्या पता ICA का एग्जाम्पल उठ के आ जाए। ऑल्दो ये एग्जाम्पल वही है जो मैंने कराया, देखो क्या लिख रखा है, देखना सुनना ध्यान से। 2 इनवॉइस हैं, इनवॉइस 1 एंड इनवॉइस 2, जनवरी महीने के। इन्होंने इनवॉइस 1 तो डाल दिया 8 फरवरी को R1 में, इनवॉइस 2 डालना भूल गए। इनवॉइस 2 डाला 15 फरवरी को जो 1A भरी। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो जनवरी के इनवॉइस थे, 8 फरवरी को इन्होंने R1 में डाल दिया एक इनवॉइस, लेकिन उसके बाद 15 फरवरी को इन्होंने भरी क्या? 1A, अगला इनवॉइस डाला उसमें। अब बताओ रेसिपिएंट की 2B में क्या होगा? जो 14 तारीख को रेसिपिएंट की 2B जनरेट होगी, तो 14 तारीख को, 14 मार्च को जो रेसिपिएंट की 2B, 14 मार्च नहीं सॉरी 14 फरवरी, 14 फरवरी को जो 2B जनरेट होगी रेसिपिएंट की, उसमें कौन सा इनवॉइस आएगा? एक इनवॉइस आएगा जो R1 में डाला था, 1A वाला नहीं आएगा। 1A वाला कब जाएगा? 14 फरवरी की जगह 14 मार्च को। यही एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, MCQ बन सकता है, इसलिए ध्यान से कर लेना। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इनवॉइस है, चौथा इनवॉइस है जनवरी महीने का, और तीसरा इनवॉइस तो डाल दिया 15 फरवरी को, R1 भरी लेट है बेटा। अब आपको पता है ये तीसरा इनवॉइस भी 14 फरवरी को जो 2B जनरेट होगी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसने 11 तारीख तक R1 भरी नहीं जो ड्यू डेट थी। तो इसका डायग्राम अगर बनाऊं मैं, तो जनवरी महीने का इनवॉइस है बेटे, ये 11 फरवरी तक R1 भरनी चाहिए थी, इसने नहीं भरी। इसने नहीं भरी, इसने लेट भरी है, तो 14 फरवरी को जो 2B जनरेट होगी उसके अंदर ये इनवॉइस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये इनवॉइस नंबर 3 जो इनवॉइस नंबर 3 है वो भी कब आएगा? 14 मार्च की 2B में। क्योंकि अगर आप 11 फरवरी कट ऑफ डेट होती है बेटा 2B की, अगर इसके बाद कोई भी रिटर्न भरोगे तो फिर क्या कहते हैं, वो इस 2B में नहीं आएगा, वो अगले महीने की 2B में जाएगा। ये 11 तारीख कट ऑफ डेट होती है, अगर 11 तारीख तक R1 भर दोगे तो आ जाएगा, 11 तारीख तक R1 नहीं भरोगे तो फिर अगले महीने की 2B में जाएगा। ये पॉइंट भी कराया हुआ है वैसे। तो ये 14 मार्च वाली 2B में जाएगा, इनवॉइस नंबर 3। बट अभी बात खत्म नहीं हुई, इसने 16 फरवरी को 1A भी भर दी, इसमें डाल दिया इनवॉइस नंबर 4। ये कब आएगा? 16 फरवरी को, इस यहां पर 16 फरवरी को 1A भरी गई, इसका इनवॉइस कब आएगा? ये भी बेटा 14 मार्च की ही 2B में आएगा, क्योंकि 14 मार्च की जो 2B है उसके लिए कट ऑफ डेट पता है क्या होती है? उसके लिए होती है 11 मार्च। 11 मार्च तक जितनी भी 1 या 1A भरी जाएंगी उन सब की डिटेल कहां पर आएगी? 14 मार्च की 2B में आएगी। जो QRMP वाले होते हैं ना, उनके लिए 11 की जगह 13 होती है, बाकी नॉर्मल वालों के लिए क्या डेट होती है? 11। तो ये जो इनवॉइस है जो 16 फरवरी को 1A में डाला गया है, वो अगली 2B में जाएगा, 14 मार्च की 2B में जाएगा। तो बेटा ये एग्जांपल भी कर लेना,
एमसीक्यू बन सकते हैं। बाकी 1A का थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1A क्या होती है, प्लीज उसके बारे में एक्सप्लेन करें, क्योंकि पहली बार आया मई 25 अटेम्प्ट के अंदर ये अपना टॉपिक, तो इसीलिए अभी तो सीएस ने भी ज्यादा फॉलो करना शुरू नहीं किया है, हमारे ऑफिस में भी ज्यादा 1A नहीं गई है, एक आधी 1A गई है, तो इसीलिए नया टॉपिक है, पेपर में आ सकता है। तो 1A ऑप्शनल है, ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, वंस एक ही बार भर सकते हो। इनकम टैक्स में रिवाइज रिटर्न देखा कैसी होती है? रिवाइज रिटर्न बार बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन यहां पर 1A एक ही बार भर सकते हो। एक बार भर दिया तो दोबारा गलती रह गई तो फिर अगले महीने देखेंगे। इट अलाउज टू अमेंड द R1 को अमेंड कर सकते हो करंट पीरियड का, ये ध्यान रखना करंट पीरियड का ही होता है, हर महीने की 1A अलग होगी। मतलब इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है कि अगर जनवरी का कोई इनवॉइस में गलती हो गई तो वो जनवरी की 1A में ही जाएगा, जो कि जनवरी की 1A कब भर सकते हो? 11 तारीख के बाद, 11 फरवरी के बाद और 3B से पहले पहले। अगर कोई फरवरी की इनवॉइस में आप भूल चुक हो गई तो फरवरी की 1A में जाएगा। मार्च की 1A में गलती होगी तो मार्च की R1 में गलती हो गई तो मार्च की 1A में जाएगा। तो हर महीने की 1A क्या होगी? अलग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12 महीने पहले की 1A भरो, अगर उसकी 3B जा चुकी है फिर आप उसकी 1A नहीं भर सकते। ये तो पहले बता दिया कि 3B से पहले पहले भर सकते हो। इसके अलावा जो 1A में चेंज होगा ना, इससे 3B की लायबिलिटी भी अफेक्ट होगी। लायबिलिटी ऑफ 3B विल बी अफेक्टेड। सर क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, जो मेरा ये वाला एग्जांपल था ना, इस एग्जांपल पे एक बार दोबारा आओ। तो इसमें क्या था, R1 में डाला था 10,000 रुपए, 1A में डाल दिया 90,000, 2B में तो बाद में जाएगा, बट 3B में बताओ, 3B में इसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 1 लाख के ऊपर भरना पड़ेगा या 10,000 के ऊपर भरना पड़ेगा? समझ नहीं पा रहे। R1 में इनवॉइस डाला था 10,000 रुपए का, डलना था 1 लाख का, फिर हमने 1A भर दी और 1A भर के चेंज कर दिया कि 90,000 से इनवॉइस बढ़ा दिया। तो अब 3B जो जाएगी 20/4 को, उसके अंदर 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा या 10,000 रुपए लगेगा? 1 लाख पे लगेगा भाई। यही तो पर्पस था 1A लाने का। 1A का पर्पस यही है कि भाई अगर आपका गलती से इनवॉइस में कम डल गया है, R1 में कम डल गया है, तो 3B भरने से पहले पहले उसको बढ़ा दो ताकि 3B में सही टैक्स लायबिलिटी जा सके। हां, बस 2B लेट अपडेट होगी, बाकी 3B तो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हाँ, आईटीसी लेट मिलेगा रेसिपिएंट को, वो मैंने आपको समझा दिया। 2B लेट अपडेट होगी, 2B नेक्स्ट टैक्स पीरियड की अपडेट होगी, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर क्यूआरएमपी वालों के लिए थोड़ी समस्या अलग है, वो समझा देता हूं, फिर आपकी छुट्टी। क्यूआरएमपी करो, छुट्टी पाओ, ये है मेरे पास स्कीम। क्यूआरएमपी वालों के लिए थोड़ा सा अलग होगा 1A। क्यूआरएमपी वाले वो होते हैं जो क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, बट पेमेंट क्या करते हैं? मंथली। वो लोग क्या करते हैं, अपने पहले महीने का टैक्स, अप्रैल महीने का टैक्स जमा कराते हैं 25 मई को, 25 मई को, और उससे पहले 13 मई को वो आईएफएफ भी भरते हैं। ठीक है। उसके बाद मई महीने का टैक्स, दिस इज योर मई मंथ, मई महीने का टैक्स वो जमा कराते हैं 25 जून को, एस्टिमेशन के हिसाब से 35% वो आपको याद होगा। और यहां भरते हैं अपनी सेकंड महीने की आईएफएफ। ओ सॉरी, यहां नहीं, कब भरते हैं? 13/6 को सेकंड मंथ की आईएफएफ भरते हैं और 25/6 को वो अपना टैक्स जमा कराते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो 13 मई को जो आईएफएफ भरी, यहां कोई गलती हो गई तो क्या 1A भर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यूआरएमपी वाले 1A आईएफएफ वालों के लिए नहीं भर सकते। वो कब भर सकते हैं 1A? R1 के बाद। R1 कब जाएगी उनकी? क्वार्टरली। उसके बाद ये जून महीना खत्म हो जाएगा, दिस इज योर जून मंथ, ये खत्म हो जाएगा, जुलाई मंथ आ गया, तो उनका पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून। इन तीनों महीनों की इकट्ठी R1 जाएगी 13 जून को, हाँ 13 जुलाई को, 13 जुलाई को पहली R1 जाएगी।
आपको पता है जो इनवॉइस पिछले आईएफएफ में चले गए होंगे वो इनवॉइस R1 में दोबारा नहीं डालने होते, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं वो। तो R1 में बचे हुए इनवॉइस आ जाएंगे, वो R1 सबमिट कर देगा। 13 तारीख को लास्ट डेट है, पहले भरना चाहे पहले ही भर सकता है। और 20 क्या थी, 22/7 या फिर 24/7 को उनकी क्या जाती है, 3B जाती है। ठीक है, 2B भी उनकी जनरेट होगी यहां पर 14 तारीख को 2B जनरेट होगी, 14/7 को उनकी 2B जनरेट होगी, और उनके रेसिपिएंट्स की 2B भी 14/7 को जनरेट होगी। अब क्वेश्चन वो है कि वो 1A कब भर सकते हैं, GSTR 1A। GSTR 1A भर सकते हैं R1 भरने के बाद। R1 वो भरेंगे मान लो 5 तारीख को, बट फिर भी 1A कब भर पाएंगे, 13 के बाद, क्योंकि क्या बोला था, ड्यू डेट ऑफ R1 और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ R1 विच एवर इज लेटर। तो 13/7 के बाद ही वो क्या भर पाएंगे, 1A। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, यानी कि 14/7 से लेकर जब तक तुम क्या नहीं भर देते, 3B, इस पीरियड के दौरान तुम क्या भर सकते हो, GSTR 1A। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस 1A में क्या हम IFF वाले इनवॉइस कर सकते हैं चेंज। यस, गवर्नमेंट कहती है ये 1A, क्योंकि इनकी R1 भी क्वार्टरली है, तो 1A भी क्या जाएगी, क्वार्टरली, और पूरे क्वार्टर का कोई भी इनवॉइस चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये IFF वाला इनवॉइस भी चेंज कर सकते हैं, ये वाले IFF वाला इनवॉइस भी चेंज कर सकते हैं, और ये जो R1 का इनवॉइस है ये भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे इनवॉइस चेंज कर सकते हैं 1A के अंदर, और इनकी 1A जाएगी 13 तारीख के बाद, यानी कि 14 तारीख और 3B से पहले पहले। ठीक है, रेसिपिएंट वाले कब अपडेट होगा, ऑब्वियस सी बात है 3B तो अपडेट हो जाएगी अभी, बट रेसिपिएंट की 2B अभी अपडेट नहीं होगी। वो कब अपडेट होगी, अगले महीने में, क्वार्टर में नहीं, अगले महीने में हो जाएगी, क्वार्टर में थोड़ी। हाँ, अगर रेसिपिएंट भी QRMP वाला है तो क्वार्टर, अगर रेसिपिएंट नॉर्मल पर्सन है तो अगले महीने में हो जाएगी उसकी। तो जो 14 तारीख को अगला महीना आएगा, 14 अगस्त को हो जाएगी 2B जनरेट। ठीक है, इसी के साथ QRMP वाला सिस्टम भी होता है खत्म। हाँ, तो फिर उनकी 2B तो फिर जनरेट होती ही क्वार्टरली है ना, तो उनका तो फिर अगला क्वार्टर जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर वाला, और वो खत्म होगा अक्टूबर में, आ जाएगा 14 अक्टूबर। सही कह रहे हो आप, वहां हो जाएगी। बट ठीक है, अपना जितना समझ लिया सफिशिएंट है। मुझे लगता है थ्योरी का क्वेश्चन ही आ सकता है इसमें, क्योंकि नया टॉपिक होता है ना, तो इजी क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए। तो ये QRMP वाला हो गया। इन्होंने ऑल्दो एक्सप्लेन करने के लिए M1 M2 किया है। M1 मतलब पहला महीना, M2 मतलब सेकंड महीना। पढ़ना चाहो पढ़ लेना आप, अदरवाइज जो मैंने आपको बता दिया ये आपके लिए सफिशिएंट है। हाँ, लिखना होगा तो फिर अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी आपको। इसी के साथ सारी अमेंडमेंट्स होती हैं हमारी खत्म, और अब आपको मिलेंगे फिर आपसे इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स में। तो बच्चों, GST की अमेंडमेंट्स अच्छे से कर लेना। हमारे टोटल लग गए 3.5 घंटे, बट ये मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि सिर्फ वही अमेंडमेंट्स इसमें रिकॉर्ड की हैं जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। कोई भी मैंने फालतू कोई मटेरियल अपलोड नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है कि 6 महीने की अमेंडमेंट्स आती होती हैं। 6 महीने का मतलब क्या होता है, 6 महीने का मतलब होता है जैसे आपका अटेम्प्ट मई के अंदर है, तो मई से पहले 31 अक्टूबर तक के चेंजेस आते हैं आपके सिलेबस में। अब 31 अक्टूबर, 30 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक के चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें चेंजेस करती है, लेकिन सारे चेंजेस ICI आपके लिए अप्लाई नहीं करता। वो स्टडी मटेरियल में कुछ बातें ही डालता है, बाकी वो छोड़ देता है। तो अननेसेसरी का कचरा नहीं करना, सिर्फ वही कचरा करना है जो ICI ने स्टडी मटेरियल में डाला है, और वो मैंने आप लोगों के लिए छांट के लिए यहां डाल दिया है। ये जो 27 पेज है, यही है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर जो रेलेवेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसमें ICI की गलती होगी, हमारा फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मई 25 का स्टडी मटेरियल मैंने सारा पढ़कर उसमें ये डाला है। अब सिमिलरली आपको इनकम टैक्स की अमेंडमेंट करवाएंगे। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट के अलग से PDF नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इनकम टैक्स की अमेंडमेंट मैं आपको नई बुक से ही कराऊंगा, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स के लिए आपको सबको बोला है कि आपको नई बुक लेनी कंपलसरी है, क्योंकि वहां ईयर चेंज हो गए, तो वहां ऐसी कोई PDF नहीं मिलेगी
जीएसटी के लिए पीडीएफ थी, इनकम टैक्स के लिए तो आपको नई बुक लेनी है, 3 बुकें हैं, आपको वो लेनी है और वो साथ में रखकर बैठना है, तभी हम अमेंडमेंट करेंगे। हर चैप्टर खोलते जाएंगे और मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा अमेंडमेंट्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास आपकी मे बी मंडे या ट्यूसडे जो भी होगी, वो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। जैसे ही अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे, जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और अमेंडमेंट हम लगा देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू वेरी मच।